हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 11 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस पूरे चैप्टर को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस पूरा चैप्टर में जो है आपको जो कुछ भी पढ़ना है सारे इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मानव नेत्र का परिभाषा लिखेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे और फिर दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मानव नेत्र का परिभाषा। बहुत ही सिंपल सा है, जो हम लोग देखते हैं, जो लोग हम लोग सुनते हैं वही है। बस इनको क्या करना है, शब्दों में हमें लिखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए मानव नेत्र का परिभाषा क्या है। मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। ठीक है, सही बात है। मानव नेत्र क्या है, हमारे शरीर का या मानव के मनुष्य के शरीर का एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुमूल्य अंग है। यह कैमरा की भांति कार्य करता है। ठीक है, नेत्र कैसा कार्य करता है, कैमरा की तरह कार्य करता है। और यह द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। ठीक है, कई बार देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेटिना पर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है या सीधा बनता है। ठीक है, लेकिन जो आँखों के रेटिना पर जब हमारा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, तो वो कैसा बनता है, वस्तु तो सीधा होता है, लेकिन वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, जिससे मानव नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, जो हमारा वस्तु का अगर कोई भी वस्तु रखा हुआ है उसको हम देखते हैं तो हमारे रेटिना पर जो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है तभी वो हमें सीधा दिखाई देता है। अगर हमारे नेत्र के जो रेटिना है उस पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है अगर वो सीधा बनने लगे तो वस्तु उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इसीलिए हमें वस्तु जो है सीधा दिखाई देता है। अब मानव नेत्र का जो है हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, चित्र किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है। इसको मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, ये मानव नेत्र है, इसका ये चित्र आप लोग अपनी कॉपी पर जो है बना लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जो है मेहनत लगा है इस नोट्स को बनाने में। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा और एक सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा इस चैनल पर। आपको जो है ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हर रोज़ जो है नोट्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। ठीक है, देखिए ये जो है मानव नेत्र का एक पूरा संरचना है, इसको आप बना लेंगे। और ये जो देखिए बाहरी जो परत है इसको हम क्या कहते हैं, इसको श्वेत परत कहते हैं। ठीक है, यानी कि श्वेत परत मतलब पटल, यानी कि ये जो है सफ़ेद रंग का एक पटल होता है जिसको श्वेत पटल कहते हैं। और ये देखिए 3 परतों में बटा हुआ होता है। और दूसरे परत को हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो परत है उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल, या फिर इसको रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी पर जो है हमारा प्रतिबिंब भी बनता है वस्तु का। और इसके भी यहाँ पर एक छिद्र छोटा सा होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। ठीक है, रेटिना के बगल में जो है एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पीत बिंदु बोलते हैं। और ये जो यहाँ से एक जो है रेशे के जैसा निकला हुआ होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक तरह के से मांस जैसा जो है ये बधा हुआ होता है यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि तंत्रिका बोलते हैं। और दृष्टि तंत्रिका देखिए, जहाँ से दृष्टि तंत्रिका और रेटिना जहाँ पर मिले हुए होते हैं वहाँ उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उस बिंदु को जो है अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में एक जो है द्रव के जैसा कुछ भरा हुआ होता है, पानी के जैसा। ठीक है, तो इसको ये बीच वाला जो स्थान है इसको हम क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव बोलते हैं। ठीक है, काचाभ द्रव है ना, इसमें जो पानी के जैसा कुछ भरा हुआ होता है द्रव के जैसा, उसको हम कचाभ द्रव बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर जो आँखों के सामने देखेंगे तो ये कुछ उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्निया। ठीक है, देखिए मैं इसको पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको जब इसका रक्तक पटल, कार्निया और आइरिस जो कुछ भी होता है, पुतली वगैरह, इसका परिभाषा बताऊँगा तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, है ना, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो उभरा हुआ पहले परत का जो उभरा हुआ भाग होता है इसको कार्निया बोलते हैं। और जो दूसरा परत है, दूसरे परत से लगा हुआ एक इस तरीके का आकृति बनी हुई होती है,
मांस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला, जो ये दोनों आइरिस के बीच में ये जो खाली स्थान होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पुतली बोलते हैं, ठीक है। जनरली देखिए पुतली लोग समझते हैं कि जो हमारे आँखों पर जो बाल होता है, जिसको हम बरौनी बोलते हैं, ठीक है, लोग समझते हैं कि वही पुतली है ना। लेकिन नहीं, वो उसके बीच में जो एक भाग होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको हम पुतली बोलते हैं, ठीक है। और उस खाली स्थान में जो द्रव के जैसा, जल के जैसा कुछ भरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे जलीय द्रव बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच में इन दोनों ये जो रक्तक पटल और श्वेत पटल है, ठीक है, सॉरी, रक्तक पटल और दृष्टि पटल पटल ठीक है, रक्त ये जो है रक्तक पटल और दृष्टि पटल के बीच में ये एक लेंस के जैसा लगा हुआ होता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसको हम, ये क्या होता है, ये लेंस होता है, इसको लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि इसके मानव नेत्र के कौन कौन से विभिन्न भाग हैं और उसके क्या क्या परिभाषाएं हैं, वो हम देख लेते हैं। तो वो आकृति जो है फ्रेंड्स, आप लोग वो फिगर बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो है उसके नीचे से ये आप लोग लिख लीजिएगा, मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम व उनके कार्य, ठीक है। मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम और उनके कार्य क्या क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है, देखिए, हमारा दृढ़ पटल, ठीक है। दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल का परिभाषा क्या है, देखिए, मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, ठीक है, सही बात है। मानव नेत्र कैसा होता है, एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, यह जो बाहर से दृढ़ पटल के दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ होता है, इसी को हम श्वेत पटल बोलते हैं। और दूसरा भाग है हमारा रक्तक पटल, ठीक है, रक्तक पटल। तो इसका देखिए क्या परिभाषा लिखेंगे कि दृढ़ पटल के भीतरी सतह पर काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं, ठीक है। दृढ़ पटल के बीच में जो होता है, दृढ़ पटल के बाद जो दूसरा परत होता है, उसे रक्तक पटल कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। और आगे है हमारा अगला कार्निया, ठीक है, कार्निया है हमारा। कार्निया क्या होता है, तो कार्निया देखिए, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ हो तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं, ठीक है। दृढ़ पटल के सामने का भाग कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए दृढ़, ये जो सामने वाला भाग है, ठीक है, ये जो सामने वाला भाग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सामने वाला भाग है, ये कैसा है, ये देखिए कुछ उभरा हुआ है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कार्निया कहते हैं। अगला है हमारा आइरिस, ठीक है, आइरिस। कार्निया के पीछे रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। कार्निया के पीछे जो रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब चित्र बना लेंगे, चित्र बनाने के बाद इसको जब लिखेंगे ना, और चित्र में देखते रहेंगे कि किस प्रकार से कैसे है हर चीज़, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा है कि पहले चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ये लिखेंगे तो अच्छे से आसानी से समझ में आने लगेगा। अगला है हमारा नेत्र तारा। नेत्र तारा को हम क्या बोलते हैं, पुतली भी बोलते हैं, ठीक है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। जब जो आइरिस होता है, दोनों आइरिस, ठीक है, ये जो इस तरीके से जो दोनों आइरिस था, इन दोनों के बीच में ये जो छिद्र था, इसे हम क्या कहते हैं, इसे नेत्र तारा कहते हैं या फिर पुतली कहते हैं। और अगला है हमारा, देखिए, नेत्र लेंस, ठीक है। नेत्र लेंस क्या होता है, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। आइरिस के ठीक पीछे, ठीक है, आइरिस के पीछे क्या होता है, एक द्विउत्तल लेंस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आइरिस है, आइरिस के ठीक पीछे क्या है, एक द्विउत्तल लेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही नेत्र लेंस या लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस को नेत्र लेंस, वही बात हो गई, या तो नेत्र लेंस बोलिए या तो लेंस बोलिए। अगला है हमारा नेत्रोध तथा जलीय द्रव, ठीक है। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के, ठीक है, ये 2 बार लिखा गया है, 1 बार लिखना है। बीच के भाग को नेत्रोध कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में, ठीक है, कार्निया और नेत्र लेंस के ये बीच में ये जो द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं।
और अगला है हमारा काचाभ तथा काचाभ द्रव। ठीक है, काचाभ तथा काचाभ द्रव। इसमें देखिए क्या है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को काचाभ कक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो नेत्र लेंस होता है और जो रेटिना होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये नेत्र लेंस है और ये जो है ये नीचे वाला भाग जो है ये गोला, ये क्या है, ये रेटिना है। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के ये जो बीच वाला भाग है ये काचाभ कक्ष है। ठीक है, और जो इसमें द्रव भरा है वो क्या है, वो काचाभ द्रव है। ठीक है, तो बस वही लिखना है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को काचाभ कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान है, बस जैसे जैसे चित्र बनाएंगे वैसे वैसे बस वही चीज़ लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं। ठीक है, और अगला है हमारा रेटिना। ठीक है, रेटिना के बारे में क्या लिखेंगे हम, देखिए, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यहाँ पर देख रहे हैं ये रक्तक पटल है, रक्तक पटल के नीचे ये जो है ये अपारदर्शी झिल्ली है। ठीक है, रक्तक पटल ये दूसरा परत है और उसके नीचे ये जो पारदर्शी झिल्ली टाइप का है नीचे वाला गोला, वो क्या है, वो हमारा रेटिना है। ठीक है, जिसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं या रेटिना बोलते हैं। बस वही चीज़ इसमें लिख देंगे, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। ये हैं जो है कि मानव नेत्र और उसके भागों के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बस चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद ये जो लिखेंगे ना ये लिखते जाइएगा और चित्र में समझते जाइएगा कि किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो ये नेत्र लेंस के बारे में हो गया। अब नेत्र लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। नेत्र लेंस से संबंधित जो सबसे पहला परिभाषा है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम मार्क कर लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल लगभग पूछा जाता है ना। तो ये कई बार पूछा गया है, 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछ लेता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए क्या है इसका परिभाषा, आँख की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी कि आँख की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर लेना। ठीक है, इसका मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। जैसे देखिए, मान लीजिए आप सुबह सुबह जब उठते हैं, ठीक है, तो आँख को जो है कुछ धुंधला सा दिखाई देता है ना। जब आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपको कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन जब आप वही मुंह धो लेते हैं या आँखों को मीज लेते हैं अच्छे से हाथों से, तो मल लेते हैं, तो उसके बाद देखिए आपको जो है स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वही मतलब कि शुरू शुरू में तो आपको कुछ धुंधला थोड़ा हल्का दिखाई देगा, लेकिन आपने जैसे ही मुंह धोया या कुछ जो है अपने आँखों को जो है मला, तो वो क्या किया, आँख जो है अपनी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको समायोजित कर लिया अपने हिसाब से। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, आपने इसको देखा तो ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है ना, कुछ जो है धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपने मुंह धोया वही वस्तु जो है एकदम स्पष्ट एकदम साफ दिखाई देने लगती है ना। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आँख थी वो अपनी मांसपेशियों के द्वारा जो आपके नेत्र का जो लेंस है उसको समायोजित कर लिया है ना, समायोजित कर लिया अपने हिसाब से कि ताकि इस वस्तु को हम साफ देख सकें। ठीक है, तो वही क्या है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है। ठीक है, चाहे तो आप इसका उदाहरण भी, अगर वैसे तो उदाहरण पूछता है नहीं, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम सुबह उठते हैं हम किसी भी वस्तु को साफ नहीं देख पाते, लेकिन वही वस्तु मुंह धोने के बाद या आंखें धोने के बाद जो है स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसके बाद एक और परिभाषा है, उसको भी देख लेते हैं, दूर बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु किसे कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है 1 नंबर में। ठीक है, तो देखिए, नेत्र से अधिकतम जिस दूरी पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लीजिए 30 सेमी तक देख सकते हैं, उसके बाद हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये 30 सेमी क्या हो गया, हमारे लिए दूर बिंदु हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, अधिकतम हम जो है
30 सेमी तक हम देख सकते हैं। तो ये 30 सेमी क्या हो गया, हमारे लिए दूर बिंदु हो गया। ठीक है, अब निकट बिंदु के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो दूर बिंदु था वो था नेत्र से अधिकतम जिस दूरी पर रखी वस्तु को हम देख सकते हैं, और निकट बिंदु क्या है, नेत्र से न्यूनतम जिस दूरी पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, अधिकतम था, इसमें न्यूनतम बस रहेगा, बस और सब वही चीज़ रहेगा, है ना। देखिए, मान लीजिए यहाँ हम खड़े हैं, न्यूनतम न्यूनतम यानी कम से कम हम मान लीजिए 10 सेमी तक देख सकते हैं। उससे पहले अगर 9 सेमी या 8 सेमी पर हमें वस्तु रखी जाए तो हम नहीं देख पाएंगे। तो वो ये 10 सेमी हमारे लिए क्या हो गया, ये जो है निकट बिंदु हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। और इसके बाद हम देख लेते हैं दृष्टि विस्तार के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दृष्टि विस्तार के बारे में देख लेते हैं। तो दृष्टि विस्तार देखिए, दोनों को निकट बिंदु और दूर बिंदु को मिलाकर दृष्टि विस्तार के बारे में बताया जाता है ना। तो देखिए, दृष्टि विस्तार का परिभाषा किस प्रकार से है, नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को नेत्र का दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है ना। दृष्टि विस्तार यानी कि कितना कम से कम और कितना अधिक से अधिक हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लीजिए 50 सेमी तक देख सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए 30 सेमी तक। ठीक है, 30 सेमी तक ज़्यादा से ज़्यादा हम देख सकते हैं, और कम से कम हम 10 सेमी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए निकट बिंदु हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए निकट बिंदु हो गया, और ये हमारे लिए दूर बिंदु हो गया। अब ये निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा, वो हमारा दृष्टि विस्तार होगा। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये 10 है, ये 30 है। ठीक है, तो 20 सेमी ये जो है दूरी हो गई, है ना। तो ये हमारा दृष्टि विस्तार हो गया। अब हम देख लेते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी आप जरूर से पढ़कर जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के जो परिभाषा देखिए क्या है, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी, है ना, वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। और स्वस्थ आँख के लिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ आँख के लिए डी बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि स्वस्थ मनुष्य जो है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेमी होती है। ठीक है, तो ये सब तो जो है छोटे छोटे परिभाषाओं के बारे में हमने देख लिया। अब जो है देखते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, इसके बाद आएगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, दृष्टि दोष, इसका परिभाषा देखिए क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, दृष्टि दोष का जो परिभाषा है वो देखिए इस प्रकार है, जब मानव नेत्र द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर बल्कि कुछ आगे या पीछे बनता है, तो नेत्र की दृष्टि के इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए अच्छे समझ लेते हैं, है ना। मान लीजिए कोई, ये मान लेते हैं ये मानव नेत्र है। ठीक है, ये जो है मानव नेत्र है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, और यह इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है इसके रेटिना पर न बनकर या तो इसके पीछे बनता है या तो इसके पहले ही बन जाता है। ठीक है, रेटिना पर न बनकर या तो इसके पीछे बनता है या तो इसके पहले ही बन जाता है, मतलब आगे पीछे कुछ बनता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको दृष्टि दोष कहेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक वस्तु जो है दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आगे पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष देखिए मेन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला क्या है, पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए, जो निकट दृष्टि दोष है, देखिए इसका परिभाषा इस प्रकार है, जिस दोष से मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है,
इसको देखिए याद करने का एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष में कैसे पता करेंगे कि निकट की वस्तु दिखाई देती है या दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो कई बार ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है या दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो देखिए निकट नाम से ही पता चल रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट वाले में दोष है, लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा काम होता है, जिसमें दोष है वही दिखाई देगा। ठीक है, निकट वाले में दोष है ना, लेकिन निकट की ही वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर, जिस दोष से मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो है कारण पढ़ लेते हैं, क्या कारण से जो है निकट दृष्टि दोष होता है। तो देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है वह दो कारण से होता है। पहला क्या है, पहला है हमारा नेत्र लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना। ठीक है, जब किसी भी नेत्र लेंस के तल की जो वक्रता त्रिज्या है वह अधिक हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का अधिक हो जाना। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब अधिक हो जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, हमें निकट दृष्टि दोष मानव को हो जाता है या मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब ये ठीक कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसका निवारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर ये चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है कि इसमें पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के कारण और इसके निवारण का वर्णन कीजिए। अगर 7 नंबर में पूछेगा तो ये बोल देगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का कारण और निवारण के बारे में बताइए। ठीक है, दोनों पूछ देगा। अगर 2-3 नंबर में पूछता है तो सिर्फ एक पूछेगा, या तो निकट दृष्टि दोष पूछेगा या तो फिर दूर दृष्टि दोष पूछेगा। ठीक है, देखिए इसका निवारण कैसे होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, इसको फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये मानव का नेत्र है, ये नेत्र लेंस है और ये आर है रेटिना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर मतलब रेटिना। ठीक है, ये रेटिना पर अभी हमने क्या लगाया, यहाँ पर उत्तल लेंस लगाया है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन रहा है। अगर हम उत्तल लेंस नहीं लगाते, ठीक है, उत्तल लेंस अगर हम नहीं लगाते तो क्या होता, देखिए ये जो है कुछ इस प्रकार से जो है मानव का नेत्र होता, ये नेत्र लेंस हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, आप लोग ठीक से बना लीजिएगा। ठीक है, अगर हम नहीं लगाते नेत्र लेंस तो देखिए ये क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब है ना इसका इधर ही बन जाता, पहले ही बन जाता है ना, ये रेटिना पर पहुंच ही नहीं पाता। जब पहले ही बन जाएगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया। ठीक है, अवतल लेंस लगा दिया तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, तो इसको फैला कर यहाँ से ये यहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, इसको और फैलाकर यहाँ पर ले जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष हो गया, अब हम दूर दृष्टि दोष के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिभाषा दूर दृष्टि दोष का। तो देखिए दूर दृष्टि दोष, जिस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, मतलब कि दूर दृष्टि दोष में देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट की वस्तु दिखाई देती थी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती थी। और दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, है ना। मतलब दूर वाले में दोष है ना, तो दूर की ही दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें दोष है वही दिखाई देगा, है ना। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब इसका कारण देख लेते हैं, दूर दृष्टि दोष होता किस कारण से है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष भी 2 कारण से होता है। ठीक है,
और तो देखिए पहला कारण है नेत्र लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, है ना। निकट दृष्टि दोष देखिए जो था वो था नेत्र लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाने के कारण। लेकिन जो दूर दृष्टि दोष है उसमें क्या है, निकट नेत्र लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण, ठीक है। उसका सिर्फ उल्टा है, बस सब कुछ एकदम उल्टा है। जो निकट दृष्टि दोष में था उसका उल्टा एकदम दूरदृष्टि दोष में होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा है देखिए नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम होना, ठीक है। उसमें क्या था, अधिक हो जाता था तो हो जाता था निकट दृष्टि दोष। और इसमें दूर दृष्टि दोष में क्या है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम होना, ठीक है। अब इसके निवारण के बारे में देख लेते हैं, इसका निवारण किस प्रकार से होता है, ठीक है, इसको किस प्रकार से दूर किया जाता है। तो देखिए इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस ओ से चलने वाली प्रकाश, ठीक है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। उत्तल लेंस इसके उसमें क्या था, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता था, ठीक है। तो इसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ओ से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसका भी फिगर देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ये ओ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस यहाँ पर लग गया, है ना, उत्तल लेंस, तो ये ओ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अब यन से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, जिसके कारण ये क्या है, यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अगर उत्तल लेंस नहीं लगाते तो कैसा होता, देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का जो है मानव नेत्र होता और ये लेंस हो जाता यहाँ पर, ठीक है, नेत्र लेंस। तो ये जो था वो कुछ इस तरीके से जाता, यहाँ पर ये क्या है, ये रेटिना है, तो ये जो है यहाँ पर बनता है, ठीक है, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है ना। जब हमने उत्तल लेंस यहाँ पर लगा दिया तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को सिकोड़ता है, ठीक है। तो ये सिकोड़ कर इसको नज़दीक और लाता और ये रेटिना पर बन जाता, ठीक है। उत्तल लेंस लगाने के बाद ये जो है रेटिना पर बन रहा है ना। अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मानव नेत्र के बारे में कंप्लीट हमने जानकारी ले लिया है, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस मानव नेत्र के बारे में इतना ही था। इसमें थोड़ा सा आपको प्रिज्म के बारे में भी पढ़ना है, तो प्रिज्म भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 डेफिनेशन पढ़ना है और एक सूत्र पढ़ना है प्रिज्म के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले देखिए प्रिज्म का परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। प्रिज्म का परिभाषा देखिए क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतलों के बीच पारदर्शी माध्यमों को प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। दो समतल जो कि किसी कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है, एक समतल मान लेते हैं ये है और एक समतल ये है, ठीक है। ये जो है किसी कोण पर मान लेते हैं थीटा कोण पर, या ए मान लेते हैं, ठीक है, ए कोण पर ये झुके हुए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। प्रिज्म कुछ इस प्रकार कैसे होता है ना। तो ये प्रिज्म हो गया। अब इसके बाद जो है प्रिज्म में जो है वर्ण विक्षेपण या वर्ण क्रम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण विक्षेपण आपको पूछा गया है एग्जाम में कई बार, तो इसको भी ध्यान से देखिए। देखिए वर्ण विक्षेपण देखिए क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, इसको आप लोग सीधा बना लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये कोई प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश की किरण है। अब यहाँ से ये जाएगा श्वेत प्रकाश की किरण, तो ये जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, देखिए बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में विव ग्योर भी कहते हैं, है ना। वायलेट, वायलेट, ब्लू जो है, येलो, इस प्रकार से होता है।
तो ये प्रिज्म और प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण हो गया। अब प्रिज्म से के अपवर्तन के लिए एक सूत्र होता है, उसको वो बस सूत्र आप लोग देख लीजिए, उस पर जो है क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तनांक का सूत्र देखिए क्या होता है। प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको बस आप ध्यान रखिएगा। और इस प्रिज्म में इसमें इस फार्मूले में देखिए n क्या है, n है अपवर्तनांक। ठीक है, और a क्या है, a है हमारा प्रिज्म कोण। ठीक है, और डेल्टा m क्या है हमारा विचलन कोण। ठीक है, डेल्टा m विचलन कोण है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, प्रिज्म कोण और विचलन कोण ये क्या है। देखिए कोई भी एक प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण गया और इधर से ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और इस पर एक इस जो ये जो रेखा है इस पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर इस पर हम बढ़ाएं कुछ थोड़ा आगे, तो ये जो रेखा है इस पर हम एक लंब खींचेंगे, तो ये दोनों यहाँ पर आकर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया डेल्टा m यानी कि विचलन कोण। और ये जो है ये प्रिज्म का कोण, ये a है, ये प्रिज्म का कोण, और अपवर्तनांक इस पूरे प्रिज्म का n है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फार्मूले पर अभी मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इस चैप्टर के सभी सूत्र और इस पर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन नोट्स पाने के लिए।